हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। कुछ दिनों से हम एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं, जहां हम सेक्शन 1 to 25 पर डिस्कशन कर चुके हैं। आज जिस सेक्शन पर हम बात करने वाले हैं वो सेक्शन 26 है, जो बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो आइए हम इस सेक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है। तो रेक्टिफिकेशन से नाम से ही है कि रेक्टिफाई मतलब उसको सही करना। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ी है तो हम उसको रेक्टिफिकेशन के माध्यम से उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स वही होते हैं जिसमें कोई राइट्स या लायबिलिटीज दी गई हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट के थ्रू जो पार्टीज ने अपने बीच में बनाई गई। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 26। तो सेक्शन 26 का टाइटल है व्हेन इंस्ट्रूमेंट मे बी रेक्टिफाइड। कब इंस्ट्रूमेंट क्या है, रेक्टिफाइड हो सकते हैं। ठीक है, व्हेन थ्रू अ फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ पार्टीज। किसके थ्रू? फ्रॉड एंड म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, या तो कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट या अदर इंस्ट्रूमेंट जो होना चाहिए क्या है, राइटिंग में। लेकिन इसमें कौन शामिल नहीं है? नॉट बीइंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी विद द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो जो कंपनीज एक्ट में जो एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर एग्जाम में आता है, एक बहुत सारे जुडिशरी एग्जाम में पूछा गया कि इसमें क्या शामिल नहीं है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, और इस डज नॉट एक्सप्रेस देयर रियल इंटेंशन। तो वो अपना जो रियल इंटेंशन है वो क्या नहीं करता है, एक्सप्रेस नहीं करता है। जो उसका रियल इंटेंशन होना चाहिए, जिस पर्पज से वो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, वो क्या नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कौन कर सकता है रेक्टिफिकेशन के लिए, कौन अप्लाई कर सकता है? तो इसमें बताया गया है ए आइदर पार्टी और हिज रिप्रेजेंटेटिव, या तो कोई भी पार्टी या उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में इंस्टीट्यूट अ सूट टू हैव द इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाइड। तो वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं किसके लिए, कि इंस्ट्रूमेंट का रेक्टिफिकेशन किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बी पे आते हैं। बी बोलता है द प्लेंटिफ में इन एनी सूट विच एनी right arising under the instrument in is an issue claim it's pleading that the instrument be rectified। अगर कोई प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है कि मान लो इसमें कोई राइट्स इन्वॉल्व है कोई इंस्ट्रूमेंट में, और जिसका रेक्टिफिकेशन किया जाना जरूरी है, तो वो अपने प्लेंट में ही क्लेम कर सकता है कि इस इंस्ट्रूमेंट का रेक्टिफिकेशन किया जाना चाहिए। ठीक है, सी देखते हैं। सी बात करता है डिफेंडेंट के। तो ए हो गया आइदर पार्टी, बी हो गया प्लेंटिफ, और सी बात करता है डिफेंडेंट पे। तो डिफेंडेंट इन एनी सच सूट एज इज रेफर्ड इन क्लॉज बी मे इन एडिशन टू एनी अदर डिफेंस अपॉन टू हिम आस्क फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो क्या होता है कि प्लेंटिफ क्या होता है, अपना प्लेंट दायर करता है, उसके जवाब में जो डिफेंडेंट होता है वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट देता है। तो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ही वो क्या की मांग कर सकता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देख लिया हमने कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है रेक्टिफिकेशन के लिए। अब देखते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 बात करता है इफ इन एनी सूट इन विच द कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इज sought टू बी रेक्टिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट फाइंड दैट द इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ बात आती है, अब आपने तो अप्लाई कर दिया, अब कोर्ट की बात आती है कि कोर्ट इसको कैसे देखेगा। तो कोर्ट इसमें देखेगा अगर कोर्ट को लगता है उसको इंस्ट्रूमेंट को देखने से कि थ्रू फ्रॉड और मिस्टेक, मतलब जो अपन ने एसेंशियल देखा था कि फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ पार्टीज की वजह से रियल इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं हो रही, ये कोर्ट को लगता है। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन, तो ये डिस्क्रिप्शनरी पावर है, ये उस पर कंपलसरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। कोर्ट चाहे तो अपना उसको अलाउ कर सकती है रेक्टिफिकेशन के लिए या रिजेक्ट कर सकती है। तो कोर्ट में इन डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सो एज टू द एक्सप्रेस, वहां तक उसको रेक्टिफाई किया जाना चाहिए जिससे उसकी पार्टीज की रियल इंटेंशन पता पड़ती हो। सो फॉर एज दिस be done without the prejudice the right acquired by the third party in good faith। ठीक है, तो ये किस पे इफेक्ट नहीं करेगा, वहां तक करना है रेक्टिफिकेशन कि वो थर्ड पार्टी के कोई राइट्स पे क्या नहीं करे, इफेक्ट ना करे। ठीक है, तो ये सबसेक्शन 2 बात करता है। सबसेक्शन 3 देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग मे फर्स्ट बी रेक्टिफाइड then if the party claiming rectification has so prayed in pleading the court thinks fit may be specifically enforced। ठीक है, अगर मान लीजिए सबसे पहले आपको क्या अप्लाई करना है रेक्टिफिकेशन के लिए, और अगर पार्टी ने
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं मांग की है तो उसको वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिलाया जाएगा। ये उसको स्पेसिफिकली क्लेम करना होगा कि रेक्टिफिकेशन के बाद हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इसको इन्फोर्स किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है सबसेक्शन 4 पे। तो सबसेक्शन 4 बोलता है नो रिलीफ फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड टू एनी पर्सन अंडर दिस सेक्शन अनलेस इट हैज बीन स्पेसिफिकली क्लेम। तो जैसे हमने कंपनसेशन में बात करी थी सेक्शन 21 22 में कि अगर आपको ये रेक्टिफिकेशन जैसी या कोई रिलीफ चाहिए तो आपको अपनी ये प्लेन में स्पेसिफिकली क्लेम करना होगा। अगर आप क्लेम नहीं करते तो ये आपको नहीं मिलेगा। इसका प्रोविजो ये बोलता है कि अगर पार्टी ने क्लेम नहीं किया है लेकिन एनी स्टेज पे अगर कोर्ट चाहे तो उसको अलाउ कर सकती है, तो वो क्या कर सकते हैं अपना जो प्लेन है उसमें अमेंडमेंट करके ये जो रिलीफ जो चाहते हैं रेक्टिफिकेशन वाली वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोविजन सेक्शन 26। अब देखते हैं इसमें एक लैंडमार्क केस है लाड़ा सिंह वर्सेस मुंशीराम। तो इस केस में ये बोला गया था कि जो रेक्टिफिकेशन का ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, रेक्टिफिकेशन करके पार्टीज को क्या प्रीवियस जो उनकी पहले पोजीशन थी ऐसा माना जाएगा कि उन पर कोई फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक नहीं हुआ था जब रेक्टिफिकेशन प्रॉपर कर दिया जाता है। तो ये था सेक्शन 26। आई होप आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।